Good morning, everyone, and hello, students, to all of you. This is Ramanpreet Singh here from Shri Sukhmani Polytechnic. So, today I am teaching with you about installation and maintenance of electrical equipment. So, what is installation and maintenance of electrical equipment? Installation is that thing which is very useful thing in electrical इंजीनियरिंग। हम इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें कोई इक्विपमेंट हमें इंस्टॉल करना हो, जैसे या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक power plant or power stations. So what kind of things we have to take in the installation? To complete that installation, we have to take a look for an area where we can install that power stations. So हम एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमें कोई ट्रांसफार्मर या फिर क्या कहते हैं सब स्टेशंस हमें इंस्टॉल करने हैं एक सिटी के अंदर। तो हमें उस चीज़ के लिए एक एरिया देखना पड़ता है, या फिर अगर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी पहले तो उसको प्लेस करने के लिए। फिर हमें ट्रांसफार्मर प्लेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को मतलब कि किसी भी चीज़ को हमें इंस्टॉल करना, कहीं पे भी हमें प्लेस करना उस चीज़ को, मतलब स्थापित करना। कोई नई चीज़ हमें मतलब कि उस एरिया के अंदर डेवलप करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मेंटेनेंस के बारे में क्या है, मेंटेनेंस हमारा है अगर कोई चीज़ हमारा रिपेयर के लिए पड़ा है, तो अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, तो हमें उसे कैसे रिपेयर करना है या फिर उसकी कैसे मेंटेनेंस करनी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की। सो लेट अस go for the one chapter 1. Here is the chapter 1. There is a some tools and accessories which is required in the electrical engineering for installation, maintenance and repair work. So chapter 1 is about for introduction of installation and maintenance. So what kind of rules and regulations according to the 1956. These are Indian electricity rules, which we have discuss about later. So first of all, we have to talk about tools and accessories and instruments. So what kind of tools are used in that in this electrical and equipments में क्या क्या यूज़ होते हैं? So here is the first tool is screwdrivers. So so you have to know what is screwdrivers, you know very well. So screwdrivers is used for to open the screw or close tightening the screw. Okay, so there are a lot of kind of screwdrivers. We can use the test pen for checking the face or neutral in the socket, ये ताकि हम उससे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसको हम एक तरह का स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक छोटा टेस्ट पेन होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर। In electrical language, it is called as electric tester. So this is a screwdriver. Screwdriver is only used for opening the screws or tightening the screws. Okay, then next one is hammers is used for do you know very well about also hammers. हथौड़े के बारे में है ये हैमर, उस चीज़ को बोलते हैं अगर किसी चीज़ को हमें मतलब कि दीवार के अंदर जैसे कोई कील वगैरह या फिर कोई चीज़ लगानी होती है, तो हैमर का यूज़ करते हैं।
तो उस चीज़ पर उसके पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हैमर्स को. सो नेक्स्ट वन इज़ कटर्स. कटर्स क्या होते हैं हमारे पास कोई चीज़ कटिंग करने के लिए. जैसे इलेक्ट्रिक कटर होता है हमारा. क्या चीज़ इलेक्ट्रिक में अगर जैसे कोई वायर वगैरह काटनी हो या उसकी इंसुलेशन छीलनी हो, तो उस चीज़ में कटर्स हमारे यूज़ आते हैं. ठीक है. तो स्पैनर्स होते हैं हमारे. स्पैनर्स कईयों ने नाम नहीं सुना होगा इंग्लिश में. तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि चाबियाँ जो होते हैं जिससे हम नट बोल्ट वगैरह खोलते हैं. तो कईयों ने तो सुना होगा चाबियाँ जैसे 9 9 10 की चाबी होती है, 11 12 की चाबी होती हैं, छोटी छोटी चाबियाँ होती हैं और बड़े स्पैनर्स भी होते हैं उसके अंदर. तो उसके थ्रू हम नट बोल्ट को खोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे चीज़ल्स. चीज़ल्स तुम्हें पता होगा रेती को बोलते हैं, जिससे हम कोई तीखी चीज़ है तो उसको हम जैसे फ्लैट कर सकते हैं. और अगर हमें तीखी चीज़ बनानी है, जैसे कोई भी तीखा कोई फ्लैट चीज़ है उसको तीखा करना है, तो उसको हम चीज़ल की हेल्प लेंगे उसके अंदर. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारे ड्रिल्स. ड्रिल्स आपने सुना ही होगा. ड्रिल मशीन्स होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक, उससे हम होल्स वगैरह वॉल्स के अंदर होल वगैरह करना हो तो उसके ज़रिए हम कर सकते हैं ड्रिल मशीन्स के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टर. एक्सट्रैक्टर क्या चीज़ होती है हमारी. एक्सट्रैक्टर वो होता है अगर किसी वॉल में कोई ठोस चीज़ फंसी हुई है तो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकाल देना, या फिर कोई सॉलिड चीज़ में से लिक्विड को बाहर निकालना. ठीक है. एक्सट्रैक्टर वो चीज़ होती है. नेक्स्ट है हमारा पाइप रेंचेस. पाइप रेंचेस इज़ यूज्ड इन द सैनिटेशंस टू इंस्टॉल द वाटर टैंकर्स और to connect the pipes to the water tankers in the houses. So it is made up of iron. लोहे का बना होता है. एक पाइप रेंच होता है जिससे हम जो हमारे लोहे वाले पाइप्स होते हैं वाटर की टैंकी के साथ इंस्टॉल किया जाता है. जो हाउसेस के अंदर पानी की टैंकी होती है उनके साथ एक लोहे के पाइप लगे होते हैं, तो उन चीज़ में यूज़ होता है सैनिटेशंस में. जैसे उनके एल्बोज़ वगैरह टाइट करना, या फिर डेड प्लग्स वगैरह, या फिर जो उनके निपल्स होते हैं उनको टाइट करना. तो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इनको. नेक्स्ट है हमारा बेल एंड बैटरी सेट. बेल तो आपको पता ही होगा कि साउंड नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, घंटी वगैरह. बैटरी होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी होती है. ठीक है. जो हमें सप्लाई प्रोवाइड करती है. रिंगिंग टूल्स क्या होते हैं हमारे. रिंगिंग टूल्स वो होते हैं जो हमें साउंड करके हमें इंडिकेट कर दें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर ख़राब है तो रिंग करके हमें इंडिकेट करेगी. ठीक है. नेक्स्ट है लेबलिंग मशीन्स. लेबलिंग मशीन्स क्या होती हैं जो हमारे लेबलिंग मशीन्स वो होती हैं हमारी जो हमें इलेक्ट्रिकल में, जैसे आजकल मशीन्स चल गई हैं जो हमें प्रिंट करके देती हैं. एक लेबल प्रिंट करके देती हैं कि इतने उसमें प्राइस वगैरह लिखा होता है और उनके जो उनके शॉप का नाम होता है, उस चीज़ को मतलब उसके ऊपर प्रिंट होता है पूरी तरीके से. एक्सप्रेस किया होता है उस प्रिंट के ऊपर. सो दिस इज़ कॉल्ड अ लेबलिंग मशीन्स. या फिर जैसे हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे बॉटल्स वगैरह हो गई हैं, उनके ऊपर लेबल प्रिंट करना, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि लेबलिंग मशीन्स वो होती हैं जो हमें प्रिंट आउट करके देती हैं और
हम उसके बॉटल्स के ऊपर या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारे जैक्स। जैक्स क्या होती हैं हमारे, जो जैसे हमारे स्विचेस के कनेक्शंस हैं उसमें कनेक्टर लगे होते हैं, तो उस कनेक्शन को बनाना और या फिर ब्रेक करना, उन चीज़ को जैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे फाइल्स। नेक्स्ट है हमारी फाइल्स। फाइल्स क्या होती हैं, जो आपने देखा होगा कि लंबे लंबे से होते हैं, पीछे हैंडल पे कलर्ड जो हैंडल पकड़ने के लिए होता है, और आगे जो होता है वो स्टील की बनी होती है पूरी, उसके ऊपर बारीक बारीक कटिंग सी बनी होती है एक, जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ को हम स्मूथली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको तीखा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीपर्स। Strippers are those tools which is used to strip out uh, from anything. Just like take an example of wire. If we want to strip out the insulation from the wire, so we can use strippers. So strippers easily strip out that insulation from the wire. So this is called the strippers. नेक्स्ट इज़ प्लायर्स आपको पता होगा क्या होते हैं, इसको हम लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं प्लास, लोकल लैंग्वेजेस में। तो उससे हम वायर को भी उसके इंसुलेशन से अलग कर सकते हैं या फिर उसको कट भी कर सकते हैं, और वो उससे हम जॉइंट भी कर सकते हैं, वायर को रोटेट कर करके उसको पूरे अच्छे से जॉइंट कर देना। सो हैक्सॉज एंड नेक्स्ट है हमारे हैक्सॉज। आपको पता है कि काटने के काम आते हैं, जो लोहा वगैरह काटना हो हमें। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे टैप्स एंड डाइज। टैप्स एंड डाइज क्या होता है हमारे, जैसे कोई किसी हमें लोहे के पाइप के ऊपर या फिर चूड़ी बनानी है उस चीज़ की, तो वो एक डाइज होती है हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोहे के पाइप के ऊपर हम चूड़ी बनाते हैं, ताकि उसके ऊपर हमारे जो डेड प्लग्स हैं या फिर एल्बोज़ हैं वो आराम से उसके ऊपर फिट हो सकें, पूरा टाइट हो सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे रीमर्स हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। रीमर्स क्या होता है, आगे से एक पॉइंटर की तरह होता है, तीखा होता है। अगर किसी चीज़ में हमें होल करना है उसके थ्रू हम, जैसे लकड़ी में हमें बारीक होल करना है स्क्रू टाइट करने के लिए, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं उसको होल करने के लिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारा नाइव्स आपको पता है कि चाकू होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सेंटर पंच क्या होता है हमारे, अगर जैसे कोई हमारे पास इक्विपमेंट है या फिर कुछ थिंग्स हैं हमारे पास, चीज़ें हैं जिसके बीच में हमें सेंटर में कोई पंच करना है, तो हम सेंटर पंच के लिए यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिंग टूल आपको पता होगा कि कोई चीज़ हमें कंप्रेस करनी है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कंप्रेसिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल भी एक तरह का वैसे ही है, बस वो क्या करता है कि अगर दो चीज़ें हमें जोड़नी हैं तो वो क्रिम्पिंग टूल के मतलब कनेक्टर डाल के उसके बीच में जैसे वायर डाल देनी है, हमें दो जोड़नी है, तो वो कनेक्टर डाल के बीच में और वो क्रिम्पिंग टूल से प्रेस कर देनी है। वो क्या करेंगी, वो प्रेस कर देगी और हमारा एक लूप बन जाएगा उसके बीच में, तो दो वायर्स कनेक्ट हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेटिक स्क्रैपर। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेटिक स्क्रैपर वो चीज़ होती है, हाँ, जैसे हमें कोई हार्ड चीज़ को वॉल से या फिर नीचे से निकालना है ज़मीन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, हमारी टाइल्स होती हैं वॉल्स के ऊपर सीमेंट के साथ पूरी कनेक्टेड होती हैं, तो अगर उसको उखाड़ना है तो हम न्यूमेटिक स्क्रैपर का यूज़ करेंगे ताकि वो इजीली हमारा रिमूव हो सके वॉल से। नेक्स्ट है हमारा होस्टिंग मैकेनिज़्म।
होइस्टिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, एक तरह का वेट उठाने के लिए मशीन होती है, मैकेनिकल का यूज़ होता है उसमें, मतलब। तो आपने एग्ज़ाम्पल ले लो, आपने वो देखा होगा क्रेन मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर एक आगे जो जहाँ पे मिट्टी उठाने के लिए वो होता है ना, उसकी जगह पे एक वो होता है सी टाइप का बना होता है कुछ, जो मतलब कि जहाँ पे चेन डाल के किसी चीज़ को हम किसी भी भारी हैवी मशीन्स को उठाना पड़ता है, तो उसके ज़रिए हम चेन लगा के उसमें फंसा के तो उस चीज़ को होल्ड करते हैं हम मशीन्स के द्वारा, तो वो एक तरह का होइस्टिंग मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। So these tools are randomly used while carrying out the installation or commissioning of electrical equipments. So these tools will cut, strip, and twist wires and will secure electrical boxes, light fixtures, switches, and receptacles. So here is the Indian electricity rules according to 1956. So some points are essential about these rules. So what kind of rules are used in in Indian in India according to 1956? Let us take a review about that rules. So first rule about is rule number 30, service lines and apparatus on consumers premises. हमारे पास ऑपरेटर्स और सर्विस लाइंस क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे कंज्यूमर्स के लिए, वो चीज़ हमारे पास पता होनी चाहिए। नहीं, उसी का फर्स्ट पार्ट है, उसके आगे द सप्लायर शैल इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन वायर्स फिटिंग्स एंड ऑपरेटर्स बिलोंगिंग टू हिम और अंडर हिज कंट्रोल। सप्लायर जो हमारा है उसको पूरा श्योर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है पूरी की पूरी, और जो ऑपरेटर्स रिक्वायर होंगे वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए और उसकी जानकारी में होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 31 है कट आउट और ऑन कंज्यूमर प्रीमाइसेस, ठीक है। रूल नंबर 32 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थड एंड अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर्स एंड पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड कटआउट्स देयर इन। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें अर्थड की आइडेंटिफिकेशन पता करनी पड़ती है कि पूरे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अर्थड है कि नहीं है, और जो हमारे न्यूट्रल्स हैं कंडक्टर के न्यूट्रल्स हैं वो अर्थड हैं कि नहीं, या फिर स्विचेस की जो पोजीशंस हैं वो सही तरीके से हैं कि नहीं हैं, काम कर रही हैं कि नहीं, और जो हमारे ब्रेकर्स हैं उसके अंदर कटआउट के लिए जैसे सप्लाई को कट ऑफ कर देना अगर ओवर वोल्टेजेस होती हैं तो वो वहाँ पर है मौजूद हैं कि नहीं है। रूल नंबर 33 है अर्थ टर्मिनल ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। सो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 35 डेंजर नोटिस, और ये आपको पता ही होगा अगर कोई हमें हाई वोल्टेजेस के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं कहीं पर, या फिर कोई भी चीज़ लगा लो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें डेंजर नोटिस लगाना चाहिए कि फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। keep away from this place, that kind of notices you have to install at that place. So next rule number 36 handling of electric supply lines and apparatus। जो हमारे सप्लाई लाइंस हैं और जो हमारे पे ऑपरेटर्स हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, उसको हैंडल कैसे करना है, हैंडल पूरे अच्छी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 37 सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन्स एट्सेट्रा। जो हमारे व्हीकल्स हैं या फिर क्रेन्स हैं उनकी हेल्प से कैसे किस वे में की जानी चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे पास पता होनी चाहिए या फिर अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी अगर हमें इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास व्हीकल्स की। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 38
cables for portables और transportable apparatus। मतलब कि हमारे पास जो केबल्स जो हैं वो पोर्टेबल होनी चाहिए या फिर ट्रांसपोर्टेबल apparatus के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट बॉक्सेस। स्ट्रीट बॉक्सेस पता ही होगा आपको कि स्ट्रीट में जो जैसे एनर्जी मीटर्स जो बॉक्सेस लगे होते हैं, लाइट के बॉक्सेस होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के, वैसे बॉक्सेस होने चाहिए पूरे कवर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है 44 रूल नंबर, इंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जब हमारे कोई पर्सन सफ़र कर रहा होता है इलेक्ट्रिक शॉक से, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना उस चीज़ से, वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 46, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। हमारे हर एक पीरियड में कुछ टाइम के बाद इंस्पेक्शन होनी चाहिए और जो हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए इंस्टॉलेशन की, जो हमने इंस्टॉल किया उस चीज़ की टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 47, टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। जो कंज्यूमर ने इंस्टॉल किया उस चीज़ की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। रूल नंबर 49, लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। रूल नंबर 50, सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 50 का ए पार्ट है जो एडिशनल प्रोविजंस फॉर सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मोर देन 15 मीटर्स इन हाइट। रूल नंबर 51, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस। रूल नंबर 53, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। उसके जो कॉस्ट आई है उस चीज़ की इंस्पेक्शन होनी चाहिए पूरी, और जो हमारे कंज्यूमर्स ने इंस्टॉलेशन की है उसकी पूरे टेस्ट होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट होगी कि वो उसकी भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि वो पूरा एक्यूरेट है कि नहीं है। नेक्स्ट है रूल नंबर 54, डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। रूल नंबर 59, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ सप्लाई, नोटिस ऑफ फेलियर्स। Rule number 77, clearance above ground of the lowest conductor. Rule number 79, clearance from buildings of low and medium voltage lines and service lines. Rule number 80, clearance from buildings of high and extra high voltage lines. Rule number 88, guarding. Rule number 89, service lines from overhead lines. Rule number 90, earthing. And rule number 122, cables. नेक्स्ट हमारा सेफ्टी कोड्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं एंड प्रिवेंशंस ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। सो दीज आर द सम पॉइंट्स which is under the safety codes and causes and prevention of accidents. First one is, it should be necessary before permitting workmen to commence work. Next है उसका पार्ट है, the lines or equipment are de-energized and grounded. B part है, any hazards of induced voltage are not present. C, adequate clearance are maintained. Second point है, bare wires of telecommunication lines, if any, on power lines or structure which are not protected by insulated materials are treated as energized and sufficient protection should be taken. Third one is, the particular section of line or equipment to de-energized shall be clearly identified and isolated from all sources of voltage. Fourth is, on completion of work on the energized line for equipment, all the employees in his crew of the work site and accounted for. Fifth is, when attaching grounds, the ground end shall be attached first and then the other end to be equipment or line by means of insulating tools or other suitable devices. Next is, while working on line or substation equipment, grounding provided on tower, pole or substation should be used. Seventh point is, grounds may be temporarily removed only when necessary for test purposes.
Eighth is the resistance of ground electrodes as low as possible so that may not cause any danger or harm to the working personnel due to induced voltages. Ninth is grounding of generating stations, grid substations, and substations shall be checked periodically. And the last one is fire protection and first aid. Next topic is artificial respiration. So, here's the some points are given below. First is lie the victim on his back. Second is apply one breath of artificial respiration as described below. Next is keep checking whether the person has starting breathing while listening the heartbeat. Next point is if the heart is still not beating, place both hands on the lower hand on the breastbone. Straighten your arm and press down rapidly, hard enough to push the breastbone down. You will need to press quite hard but not so hard so as to break the bones. Next point is press down rapidly once per second, just 5 times. Then apply one breath of artificial respiration. And the last one is get trained medical help as quickly as possible. So here's the safety devices for workmen. First is medical service and first aid. Second is job briefing. C is hazardous areas. D is enclosed spaces. Next is excavations. Next one is personal protective equipment. Next point is ladders and platforms. Another point is hand and portable tools. Next point is live line tools. And J is material storage and handling. Another one is working on or near exposed energized parts. Next point is de-energizing lines and equipment. Grounding for the protection of employees. Testing mechanical equipment, overhead lines, line clearance, tree trimming, communication facilities, underground electrical, substations, power generation, special conditions. So here's the next chapter is about installations. How we can install the equipments in electrical engineering. So the process of erecting equipment is known as installation. Whenever electrical equipment is connected to supply network, pre-commissioning, electrical tests and visual inspection is done. The steps taken during installation of any electrical equipment are as follows. First is acceptance and storage at site. Next is checking the alignment of the equipment while erection. Third one is making arrangement of the cooling system. Fourth point is continuity test. Fifth point is a resistance test of earthing electrodes with respect to earth. Sixth is verification of the proper operation of the interlocks. Seventh point is checking of allowable number of socket outlets per circuit. Eighth is cross-sectional area of all conductors for adequacy at the short circuit levels. Ninth is verify that all exposed and metallic parts are properly earthed.
10th is checking of clearances distances. So is the installation of transmission and distribution lines. हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, हैज़ some knowledge about that. So a transmission line should have sufficient current carrying capacity so that the required powers transfer can take place without excessive voltage drop or overheating. So the line sports of transmission line are normally of following types. First one is steel poles, rail poles, and RCC poles. So how we can how we can do the erection of steel structure. So first is steel has a high strength weight ration. So thus the dead weight of steel structure is relatively small. This property makes steel a very attractive structural material for high rise building, long span transmission line, structure located on soft ground, structure located in highly seismic areas where forces acting on the structures due to an earthquake are in general proportional to the weight of the structures. Here are the methods of erection of steel towers. Built up method, prone method, and modern method. So these are of many types. Uh, let's take a look. First one is lattice steel guide self-supporting towers, V-type suspension towers, self-supporting towers, tension towers, end frames, tubular towers, avalanche towers, wood poles, wood pole H frames. Next is erection of pole supports. So how we can do the erection of pole support. After the digging of pits is completed, the supports to be erected may be brought to the pits location. जब हम किसी गड्ढे की खुदाई करते हैं, उसकी कंप्लीट होने के बाद जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं उसको वहाँ पर जहाँ पर हमने गड्ढे खोदे हैं तो वहाँ पे उस लोकेशन पे हम इरेक्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देन द पोल मे बी इरेक्टेड इनसाइड द पिट. वुडन सपोर्ट्स मे बी यूटिलाइज्ड टू फैसिलिटेट लिफ्टिंग of the pole at the pit locations. The padding will distribute the weight of the pole uniformly on the soil. Next is there are some connecting of jumpers, tee off points, joints, and dead ends. So a jumper is an electrical connection between 2 points. Jumpers are used for making continuity of circuits across the poles towers. So jumper wire loops must be sufficient length to present a smooth, uniformly curving appearance. They should not put the string of insulators in compression. Excess length of conductor from the wire stringing operation may be used to make up the jumper loops. Here is the types of jumper connections. Jumper connector jointing sleeve, jumper terminal palm type, tee of points. It is a branch transmission circuit which joins a main circuit and which is protected as part of the main circuit. Next is joints. During installation of overhead conductors, there are instances where when joints are to be made. These joints would be made in the aluminium as well as steel conductors. First is aluminium wires, steel wires, mid-span compression joints, repair sleeve, parallel groove clamp, joint sleeve. Next is clearances.
Clearances is provided for electrical operators so that sufficient space is available for easy operation and maintenance without any hazard to the operating and maintenance personnel working near the equipment and for ensuring adequate ventilation. Next is crossing of roads. It is normally ensured that normal services are not interrupted nor damaged during stringing operations where roads, channels, telecommunications lines, power lines, and railways lines have to be crossed. Another one is earthing of transmission line and guarding. So, where the guard structures are installed to prevent the conductor or overhead ground wires which are being pulled from coming into contact with existing overhead electric supply lines, communication lines, roads, highways, and railroads crossed by the transmission line. Rule number 88, guarding. Every guard wire shall be connected with earth at each point at which its electrical continuity is broken. So every guard wire shall have an actual breaking strength of not less than 635 kg and if made of iron or steel shall be galvanized. So thank you.